हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एडू तंत्रवाला। आज आपको इस वीडियो में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का एक चैप्टर है, डिस्प्लेसमेंट करंट एंड डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी। उसके ऊपर आपको नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, तो बने रहिए इस वीडियो में और देखिए। अगर क्वेश्चन आता है डिस्प्लेसमेंट करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी, तो आंसर एक ही देना है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी एक ही है। बात है कि अगर डिस्प्लेसमेंट करंट टाइम के रिस्पेक्ट में अगर चेंज होता है तो वही होता है डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी। तो आंसर एक ही देना है, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको। और 2 मार्क्स का अगर क्वेश्चन पूछता है तो ये देखिए आपके स्क्रीन पे, इसको आप लिख के आइएगा। आपका थोड़ा सा भी मार्क्स इसमें से नहीं कट करेगा। ओके, कि वी नो द डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ फोर्थ इक्वेशन ऑफ मैक्सवेल। देखिए ऊपर जो दिया हुआ है, डेल वेक्टर क्रॉस एच वेक्टर इज इक्वल टू जे वेक्टर प्लस जे डी वेक्टर। तो ये है मैक्सवेल का 4 इक्वेशन है, और उसी में इसके एम्पियर सर्किटल लॉ था, तो उसमें कुछ मॉडिफाई किए हैं मैक्सवेल, और फिर आ गया एम्पियर्स मैक्सवेल सर्किटल लॉ वही है। तो इसमें उन्होंने जेड वेक्टर डी को ऐड किया है 4th इक्वेशन में। इस पे ही उन्होंने सिर्फ काम किया है, बाकी तो तीनों का तीनों जो है इक्वेशन में कुछ नहीं किया। सो उनके बारे में ये थोड़ा रिसर्च किए और पढ़ें। और देखिए यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी है वो कॉन्सेप्ट यहीं से आया है। जब इस थ्योरी को जब वो मॉडिफाई कर रहे थे, तो जब 4 इक्वेशन को मॉडिफाई कर रहे थे, तो डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी का जो कॉन्सेप्ट है यहीं से आया। जब आप मैक्सवेल का 4th इक्वेशन जब पढ़े होंगे तो उस टाइम आप देखे होंगे, इससे तो आप वाकिफ़ होंगे डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी से। और हाँ देखिए, जेडी अराइजेज ड्यू टू द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट डी विद टाइम, इट इज़ नॉन एज डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी। तो यहाँ भी क्या कह रहा है कि जो जेडी है अराइजेज हो रहा है वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट डी। जो इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट है वो चेंज कर रहा है, वेरिएशन कर रहा है टाइम के साथ। यही है, जब इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ जो वेरिएशन कर रहा है उसी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी। ओके, तो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी। और इसमें आपको और अच्छी तरह से समझ में आएगा जब आप इसका डेरिवेशन निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट करंट का, डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी का। ये तो सिर्फ आपको 2 मार्क्स के लिए हमने बताया, तो इसी वीडियो में हम इसका डेरिवेशन करेंगे। ओके, तो बने रहिए। अब हम आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन पे। जब अगर यही क्वेश्चन को अगर लॉन्ग में पूछा डिस्प्लेसमेंट करंट को, तो हम कैसे लिखेंगे इसको। ये आपके एग्ज़ाम के लिए तो इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको याद भी कर लीजिएगा। ओके, मैंने पेज को थोड़ा रोटेट कर दिया हूँ, तो अगर आपको इससे इस तरह लिखने में अगर दिक्कत होगा तो बहुत कमेंट कीजिएगा। तो हम क्या करेंगे कि इस तरह रोटेट नहीं करेंगे। ओके, ये हमको उम्मीद है कि इस तरह बहुत अच्छा दिखेगा। इस तरह भी हम जब सीधा रखते हैं पेज को तो थोड़ा ज़्यादा स्पेस बच जाता है, इसलिए हमने इसको रोटेट कर दिया है। तो ठीक है, तो देखिए इस पर हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट की। वी नो फ्रॉम एम्पियर सर्किटल लॉ इन डिफरेंशियल फॉर्म से, हम लोग डिफरेंशियल फॉर्म्स, एम्पियर सर्किटल लॉ का डिफरेंशियल फॉर्म हम लोग ये जानते हैं, डेल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट जे वेक्टर। ये हम लोग को पता है। और हम लोग को ये भी पता है कि बी वेक्टर, चलिए हम वेक्टर को भी छोड़ते हैं, यहाँ बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एच होता है, पता है इसका रिलेशन है बी इक्वल टू म्यू नॉट एच। तो क्या कि यहाँ बी का वैल्यू को हम पुट कर दिए इस जगह पे, तो इसका अगला स्टेप हम यहीं पे लिख दिए, डेल वेक्टर क्रॉस म्यू नॉट एच वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट जे वेक्टर। अच्छा, किसी को ये प्रॉब्लम हो रहा होगा कि देखिए यहाँ पे वेक्टर के ऊपर एरो का साइन, डेल के ऊपर एरो का साइन दिए हैं, वेक्टर का साइन दिए हैं,
और यहाँ पे डेल के ऊपर एरो का साइन नहीं दिए, वेक्टर का साइन नहीं दिए, तो इससे कोई दिक्कत है? इससे कोई दिक्कत नहीं है, आप दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, लेकिन अगर आप दे तो अच्छा ही है, और ना भी दे तो वैसे भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो हम क्या किए हैं, बी वेक्टर का वैल्यू यहाँ पुट कर दिए, इस जगह पे बी वेक्टर का वैल्यू पुट कर दिए। ओके, देखिए म्यू नोट और म्यू नोट दोनों कैंसिल हुआ, क्या बचा, डेल वेक्टर क्रॉस एच वेक्टर इक्वल टू जे वेक्टर, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिए। और टेकिंग डाइवर्जेंस ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1 वी गेट दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, दोनों साइड क्या किए, डाइवर्जेंस को ले लिए। ओके, डाइवर्जेंस को ले लिए। डाइवर्जेंस को लेने का मतलब क्या है, जैसे कि देखिए डेल के साथ अगर डॉट रहे, डेल के साथ यहाँ डॉट है तो यहाँ डाइवर्जेंस बोलते हैं। डेल के साथ यहाँ देखिए क्रॉस है इस जगह पे, तो हम क्या बोलते हैं इसको, इसको कर्ल बोलते हैं। यहाँ डाइवर्जेंस बोलते थे, डेल के साथ डॉट है इसलिए यहाँ डाइवर्जेंस बोलते थे, और यहाँ डेल के साथ क्या है, क्रॉस है, इसलिए यहाँ पे क्या बोलेंगे, सोचिए अभी तुम बताएं, रिवाइज कीजिए माइंड में। इसको डाइवर्जेंट बोलते हैं, इसको कर्ल बोलेंगे। ओके, कर्ल ऑफ एच वेक्टर इज इक्वल टू, यहाँ पे होगा डाइवर्जेंस ऑफ जे वेक्टर। ओके, क्योंकि डाइवर्जेंस का कहने का मतलब है कि डेल वेक्टर के साथ डॉट को लेना, समझे ना। देखिए एक नियम है कि डेल वेक्टर डॉट डेल क्रॉस एच वेक्टर, यहाँ पे एच वेक्टर के यहाँ कोई भी वेक्टर हो तो क्या होगा, जीरो होगा। यहाँ एच वेक्टर है, यहाँ कोई भी वेक्टर हो तो जीरो ही होगा। देखिए तो उसके बाद क्या होगा, ये मेरा जीरो हो गया पूरा, और ये तो बचा हुआ है, उसी को उतार दिए, उसी को डिटो लिख दिए हैं, डेल वेक्टर डॉट जे वेक्टर, और इसको पलट दिए, इसको इधर लिखें और इसको इधर लिखें, इससे कोई दिक्कत नहीं है। माइनस, इसको इधर कीजिएगा तो माइनस आएगा। ओके, और इसको इधर कीजिएगा जीरो को राइट हैंड साइड में, तो क्या होगा, माइनस तो जीरो में तो हम लोग लिखते नहीं हैं, माइनस लगाएं या ना लगाएं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है जीरो पे। ठीक है, तो अगर इधर माइनस आ गया इस लेफ्ट हैंड साइड, तो इधर उसके बाद अगर इधर जो माइनस आया इसको फिर इधर जीरो साइड ले जाएंगे तो भी कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं। ठीक है, तो इसलिए हम इसको इस तरह डायरेक्ट लिख दिए, डायरेक्ट। ओके, आप भी लिख सकते हैं इसको इस तरह। अच्छा, फ्रॉम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ये आपको याद रखना पड़ेगा। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, डेल वेक्टर डॉट जे वेक्टर इज इक्वल टू माइनस डेल रो डेल टी। ठीक है, क्या है, डेल डॉट जे वेक्टर इक्वल टू माइनस डेल रो बाय डेल टी। रो क्या है, यहाँ पे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है। ओके, आपको ये वहाँ पे लिखने का इस तरह ज़रूरत नहीं है कि इस तरह लिखने के बाद बगल में इस तरह लिखिएगा, ऐसा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर लिख भी दीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो इसको क्या किया, हम इक्वेशन 3 मान लिए। ओके, देखिए इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 दोनों को कंपेयर किए तो क्या मिला, क्योंकि देखिए दोनों का LHS जो है, LHS वो दोनों का इक्वल है ना, इक्वल है, तो RHS भी दोनों का इक्वल होगा, तो वही किए हैं यहाँ पे, वही लिखे हैं। अब बताइए, अगर कोई भी कांस्टेंट होगा उसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो क्या आता है, जीरो आता है ना, तो वही है कि अब बताइए यहाँ पे डेल रो बाय डेल टी है, इसका इक्वल है किसके बराबर, जीरो के बराबर इक्वल है। तो अगर कोई भी यहाँ फिजिकल क्वांटिटी है, जो क्वांटिटी है रो है, उसका डिफ्रेंशिएशन किए हैं तो जीरो आया, इसका मतलब क्या है कि वो रो कांस्टेंट है। ओके, और ये है रो इज इक्वल टू कांस्टेंट, वो ट्रू होगा स्टेडी स्टेट कंडीशन के लिए, और ये टाइम डिपेंडेंट के लिए लागू नहीं होगा, उसके लिए गलत हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या किया, इसी में तो फिर मैक्सवेल ने इसी को फिर सुधार लाया था कि इस पर ही मैक्सवेल ही काम किए हैं, जैसे मैक्सवेल इस पर कि डेल इक्वल टू रो इक्वल टू कांस्टेंट है, तो ये तो सिर्फ स्टडी कंडीशन के लिए, स्टडी स्टेट कंडीशन के लिए सिर्फ लागू हो रहा है, टाइम डिपेंडेंट के लिए तो लागू हो नहीं रहा है। ओके,
स्टडी स्टेट कंडीशन का मतलब यही है, उसका उल्टा ले लीजिए, टाइम डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है, ठीक है, टाइम पे इसका कोई रिलेशन नहीं है इसके, ठीक। तो क्या किया जेसी मैक्सवेल, उन्होंने ही बोला था कि ये जो इक्वेशन है, जो फोर्थ इक्वेशन था मैक्सवेल का जिस पे उन्होंने काम किया था, यहाँ पे हम पूरा डिटेल से तो नहीं लिखे हैं, जब आप मैक्सवेल का फोर्थ इक्वेशन कर रहे होंगे तो वहाँ पे आपको पता होगा कि उसमें जेसी मैक्सवेल ने क्या सुधार किया है। तो यहीं पे वही बोले हैं, यही वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, यही वाला डॉल इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, यहाँ पे कुछ ऐड करना चाहिए क्योंकि ये सिर्फ टाइम इंडिपेंडेंट फील्ड के लिए है, टाइम डिपेंडेंट फील्ड के लिए तो नहीं है। इसीलिए यहाँ पे बोले थे कि राइट हैंड साइड में इक्वेशन 1 के राइट हैंड साइड में, देखिए इक्वेशन 1, ठीक है, इक्वेशन 1 इसके राइट हैंड साइड में कुछ ऐड करने को बोले हैं, कुछ ऐड करेंगे, कुछ होगा, कुछ और जो है यहाँ जो मिसिंग कर रहा है वही बताएं। तो वहाँ पे क्या ऐड कर दिए, जेडी को ऐड कर दिए, इसको डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी बोलते हो, डिस्प्लेसमेंट करंट बोलते हो, ओके। तो देखिए वहाँ पे राइट हैंड साइड में ऐड कर दिए, क्या लिखे हैं यहाँ पे देखिए, which is only true for steady state condition and not for true time dependent field, okay. So Jason Maxwell suggested that equation 1 is incomplete and need some modification, उसको modify करने का ज़रूरत है, ठीक है। He suggests we must add some vector JD on RHS of equation 1 so make it valid for time varying field। जब टाइम वेरी करता है तो भी यहाँ पे कुछ स्फेरिकल क्वांटिटी है जो कि मिसिंग कर रहा है इक्वेशन 1 में, तो वहाँ पे क्या किए हैं, जेडी को ऐड कर दिए हैं ताकि कोई इनकम्प्लीट ये इक्वेशन ना रहे, ठीक है। जो जी इक्वेशन 1 में है ना, उसमें ऐड कर दिए, जेडी को ऐड कर दिए, ओके। देखिए ये दूसरा पेज है और आप इसको अपने कॉपी में नोट कीजिए, इसके बाद हम इस पर डिस्कस करते हैं, ओके। क्या किए थे उसके बाद, जेडी को इक्वेशन 1 में ऐड किए हैं, तो फिर जो आया रिजल्ट उसको हम इक्वेशन 4 मान लिए हैं, 4 माने। अब क्या करते हैं, इस LHS एंड RHS दोनों साइड में फिर डाइवर्जेंस ले लेते हैं, डाइवर्जेंस यानी डेल डॉट ले लिए। जब डाइवर्जेंस ले लिए, देखिए डाइवर्जेंस ऑफ यानी यानी हम पढ़ते हैं इस तरह, डेल डॉट डेल क्रॉस एस वेक्टर इक्वल टू डेल डॉट जे वेक्टर प्लस डेल वेक्टर डॉट जेड वेक्टर। इसको तो हम बता चुके हैं इस वीडियो में कि डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ वेक्टर, कोई भी वेक्टर हो तो क्या होगा, जीरो होगा, एज डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ अ वेक्टर इज ऑलवेज जीरो, ठीक है। तो वही इसलिए जीरो हो गया है, इसको डिटो उतार दिए, ठीक। अब इसको इसको इधर ही रहने दिए और इसको इधर LHS साइड ले आए, तो क्या हुआ, माइनस में आ गया। और ऐसे भी अगर हम इस तरह भी बोले कि इसको हम इधर ले आए, पहले इसको ले आए और जो माइनस में आया से डेल डॉट जेडी है उसको इधर LHS में लाएँ, तो यहाँ इधर माइनस में आया तो माइनस को क्या किए, इधर RHS में भेज दिए, ओके, ऐसा भी बोल सकते हैं। अब देखिए जे क्या बोलते हैं, यहाँ पे हैं डेल वेक्टर डॉट जे वेक्टर फ्रॉम इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 से हमको क्या मिला हुआ है, डेल वेक्टर डॉट जे वेक्टर, इक्वेशन 3 में देखिए मिला हुआ है डेल वेक्टर डॉट जे वेक्टर इक्वल टू माइनस डेल रो बाय डेल टी। इसी वैल्यू को हम पुट कर देंगे, इक्वेशन 3 वाला का वैल्यू यहाँ पर हम पुट कर दिए, ठीक, यहाँ पे पुट कर दिए। और क्या हुआ, माइनस माइनस प्लस हो गया, क्या बचा, डेल रो बाय डेल टी, या इसको इक्वेशन नंबर 5 माने, ठीक। और देखिए फ्रॉम डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ, नहीं दिख रहा है, अब क्लियर है, फ्रॉम डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉसेस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक से हम लोग जानते हैं, गॉसेस लॉ ऑफ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम लोग जानते हैं डेल डॉट ई वेक्टर इक्वल टू रो बाय एप्सिलॉन नॉट, ये हमको पता है,
गॉसेस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम लोग पढ़े हैं। तो देखिए इस ये रो को रहने देते हैं और इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया, ठीक है। तो ये कांस्टेंट है, तो यहाँ भी डेल के साथ भी आ सकता है और ई के साथ भी आ सकता है, लेकिन डेल के साथ रखने से कोई फ़ायदा है नहीं। तो डी के साथ रखने से फ़ायदा ये है क्योंकि हमको रिलेशन पता है, अब साइलेंट नॉट ई वेक्टर इज इक्वल टू डी वेक्टर, ये हमको ऐसा रिलेशन हमको पता है। इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये डी वेक्टर उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये हमको पता है। इसलिए हम इसको एप्सिलॉन नोट को ई के साथ मल्टीप्लाई किए, देखिए, ठीक। इसको इक्वेशन नंबर 6 मान लिए। अब क्या करते हैं कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ रो इन इक्वेशन 5, ये जो इक्वेशन जो ये वैल्यू मिला है, रो इज इक्वल टू डेल डॉट डी, ओके, डेल डॉट डी वेक्टर, इसको हम लोग पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 5 में, इक्वेशन नंबर 5 में यहाँ पे पुट करेंगे रो का वैल्यू, पुट कर दिए। इसका वैल्यू जब रो इक्वल टू इतना पुट कीजिएगा रो के जगह पे, तो देखिए क्या आएगा, ये आ गया, पुट कीजिएगा तो, ठीक। अब यहाँ डेल, यहाँ देखिए डेल बाई डेल टी, ये डेल बाई डेल टी है, जब हम रो का वैल्यू इक्वेशन नंबर 5 में पुट किए तो हमको ये मिला, ओके। और डेल का वैल्यू पता है हमको, आपको भी पता है, डेल इज इक्वल टू आई डेल बाई डेल एक्स प्लस जे डेल बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल बाय डेल जेड। तो ये सारे के सारे क्या हैं, यहाँ पहली बात है कि टी के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं और ये पार्शियल डिफ्रेंशिएशन है, यानी टी के अलावा और सारे जितने भी हैं वो सारे के सारे क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। तो वो डेल इसलिए हमारा कांस्टेंट हो गया, इसलिए डेल बाहर आ गया। और डी टाइम के रिस्पेक्ट में ये टाइम के रिस्पेक्ट में वेरी करता है, इसीलिए ये इसको यहीं पे इसी के साथ रहेगा, डेल बाई डेल टी के साथ, ओके। तो देखिए डेल और डेल कैंसिल हो गया, तो जेड डी इज इक्वल टू डेल डी बाय डेल टी, यही तो हमको प्रूव करना था, ठीक। यह है पेज नंबर 3, आप इसको फिर से कॉपी में नोट कीजिए, फिर से हम इसके बारे में फिर से बात करते हैं, डिस्कस करेंगे। देखिए जो इक्वेशन नंबर 7 हमको मिला, जेड डी इक्वल टू डेल डी बाई डेल टी, इसको इक्वेशन नंबर 7 यानी इस वैल्यू को पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 4 में। जो इक्वेशन नंबर 4 में यहाँ पे पुट करेंगे, डेल जेड डी इक्वल टू क्या मिला इक्वेशन नंबर 7 में, डेल डी बाई डेल टी, ये मिला, डेल डी बाई डेल टी मिला। तो इसको यहाँ पे पुट कर देंगे तो क्या मिलेगा, उसके बाद मैक्सवेल का फोर्थ इक्वेशन यहाँ मिल जाएगा। देखिए वही फोर्थ इक्वेशन है ना, मिल गया फोर्थ इक्वेशन, ठीक है। यही इक्वेशन में मैक्सवेल काम किए हैं। दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ को मॉडिफाई किए हैं, इसलिए इस इक्वेशन का नाम पड़ गया है एम्पियर्स मैक्सवेल लॉ, ठीक है, एम्पियर्स मैक्सवेल लॉ। देखिए और यहाँ जेड डी इज इक्वल टू डेल डी बाई डेल टी, उसी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट, इसी को हम लोग डिराइव कर रहे थे। ये वाला जो डेल डी बाई डेल टी है ये यहाँ आया कैसे, ये तो भी पता चल गया, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, जेड डी इज इक्वल टू डेल डी बाई डेल टी को डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी एज इट अराइजेज व्हेन इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डी चेंजेस विद टाइम। जब क्या होता है, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट डी है वो टाइम के साथ क्या करता है, वेरी करता है, चेंज करता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, डेल डी बाई डेल टी को डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी। तो उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, अच्छी तरह समझ में आ गया होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, उन लोगों को भी थोड़ा अच्छी तरह समझ में आ जाए, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।